I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are growth of education sector in India and problems related to development of education in India. So let us discuss about the growth of education sector in India. First point is expansion of general education. इंडिया में जनरल एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से बात करें तो प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल जिनकी संख्या 1950-51 में 2.3 लाख थी वो 2015-16 तक 12.70 लाख हो चुके हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो 1950-51 में 7.4 थाउजेंड थे वो 2015-16 तक 2.52 लाख हो चुके थे। कॉलेजेस जो 1950-51 में 578 थी वो 2015-16 में 39,000 हो चुकी थी। यूनिवर्सिटीज़ जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है जो 1950-51 में 27 थी उनकी संख्या 2015-16 तक 800 प्लस हो चुकी थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स में पढ़ते थे 1950-51 में इनकी संख्या 19.15 लाख थी, जबकि 2015-16 में ये संख्या बढ़कर 17 करोड़ हो चुकी थी। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो बच्चे 1950-51 में पढ़ते थे वो 15 लाख बच्चे पढ़ते थे, जबकि 2015-16 तक ये संख्या 3.2 करोड़ हो चुकी थी। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो 1950-51 में 3.6 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेते थे, जबकि 2015-16 तक ये संख्या 346 लाख हो चुकी थी। इस तरह से नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी बढ़े हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस भी कई गुना बढ़ा है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 1951 में ये 18.33% थी पूरे देश भर में, जबकि 2011 के डाटा के हिसाब से ये 74.04% हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में क्लास 1 से क्लास 8 तक को शामिल किया जाता है, जिसका एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स होता है। हमारे देश में नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और इनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इसमें भी वृद्धि हुई है, लेकिन जो एडमिशन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है पूरे देश भर में है और एजुकेशनल बैकवर्ड के लिए जो हमारे इकोनॉमिक या सोशल जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका डाटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स इन दोनों में वृद्धि हुई है। डाटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें मेन चीज़ जो है वो ये है कि 1987-88 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के टैलेंटेड बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 650 प्लस नवोदय विद्यालय पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। और इसी तरह से जो केंद्रीय विद्यालय हैं जिनको हम सेंट्रल स्कूल कहते हैं
ये भी खोले गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज, और इनकी संख्या प्रेजेंटली जो है वो 1200 प्लस पूरे देश भर में है। सो दिस वाज अबाउट द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में भी कन्विंसिंग ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है जो 2015-16 तक थी वो 799 हो चुकी थी, और इसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी थी और 40 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी थी, और टोटल जो नंबर ऑफ कॉलेजेस थे जनरल एजुकेशन के लिए वो 39,000 प्लस थे 2015-16 तक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे वो 346 लैक्स, मतलब लगभग 3,46,00,000 बच्चे 2015-16 तक ये हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे। हायर एजुकेशन का हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि हायर एजुकेशन में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसका लगभग 80% जो बच्चे हैं वो जनरल एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, वो प्रोफेशनल एजुकेशन को नहीं प्राप्त करते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करने वाली जो संख्या है वो सिर्फ 20% स्टूडेंट्स की है, जो काफ़ी कम है। क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं जिसमें हम टेक्निकल कोर्सेज को शामिल करते हैं, मैनेजमेंट डिग्रीज को शामिल करते हैं, मेडिकल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन को हम शामिल करते हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम है। इसका मतलब है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली जो एक तरह से हमारी एजुकेशन है उसमें कमी है या उसमें एनरोलमेंट कम है। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, और इसीलिए हमारे देश में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसका यही कारण है कि हमारे देश में जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो बैलेंस्ड नहीं हैं, हायर एजुकेशन में स्पेशली, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। नेक्स्ट पॉइंट इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। तो फरवरी 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने का प्लान बनाया गया था, और इस प्लान के तहत देश भर में 11,000 स्कूल्स को ये परमिशन दी गई कि वो वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2012-13 का डाटा है, और इसमें लगभग 10 लाख बच्चे वोकेशनल एजुकेशन जो है प्राप्त कर रहे थे। वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए थे, और ट्रेड एंड कॉमर्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन, इन चीज़ों के लिए जो है वो वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए गए ताकि बच्चों को स्किल्स उनके डेवलप की जा सकें और वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है या एग्रीकल्चरल एजुकेशन है, इसकी नंबरिंग में भी काफ़ी सुधार आया है। 1951 में जहां हमारे देश भर में 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस थी, आज उनकी संख्या 1914 हो चुकी है, और इसी तरह से पूरे देश भर में 3,400 रिकग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो डिग्री लेवल कोर्सेज चलाते हैं, और इन इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन कैपेसिटी है वो 15 लाख स्टूडेंट्स के लिए है, और देश भर में जो 2015-16 तक का डाटा है उसके हिसाब से 289 मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश भर में हैं, और जिनमें जो एडमिशन कैपेसिटी है वो 32,000 स्टूडेंट्स के लिए है, और नंबर ऑफ डेंटल कॉलेजेस जो देश भर में काम कर रहे हैं वो 282 हैं, और एडमिशन कैपेसिटी जो है वो 22,680 स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा देश भर में कुछ रिसर्च सेंटर्स को भी स्टार्ट किया गया, जिसमें मेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है,
एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। इस तरह के बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं वो मतलब शुरू किए गए हैं इंडिया में, और कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को भी स्थापित किया गया है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन पर भी काफ़ी काम हुआ है, हालांकि ये एज़ पर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। सो दिस वाज अबाउट द टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रूरल एजुकेशन। तो रूरल एजुकेशन में भी काफ़ी सुधार हुआ है, और रूरल एजुकेशन में सुधार के लिए नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल भी बनाई गई है, और अंडर दिस काउंसिल 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन फंक्शनिंग। और जो स्टूडेंट्स ऑफ या चिल्ड्रन ऑफ SC/ST कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन भी सभी स्टेट्स में मिल रही है। तो रूरल एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट्स हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। तो इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए एडल्ट्स में स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं सरकार की तरफ से, और नेशनल लिटरेसी मिशन को स्थापित किया गया था 1988 में, और 1976 के बाद जो है जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम है उनको लॉन्च किया गया था 1976 में, और जिसमें कि इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यूथ ऑफ एज ग्रुप 15 to 25 ईयर्स जो हैं उनको मीनिंगफुल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपने काम धंधे से रिलेटेड जो है काम को अच्छे तरीके से कर सकें। और इसी तरह से जो वुमेंस के लिए टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए कुछ वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी खोले गए। सो इस तरह से अडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन पर भी कुछ काम हुआ है। नेक्स्ट इज़ टोटल लिटरेसी कैंपेन। तो नेशनल लिटरेसी मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था देश भर में, ताकि हर किसी को लिटरेट किया जा सके। और अब ये जो प्रोग्राम है इसको साक्षर भारत के नाम से जाना जाता है, और इसका मेन फोकस है फीमेल एजुकेशन पर। सो इन प्रोग्राम्स में जो 15 साल या उससे ऊपर उम्र के जो लोग हैं उनको इसमें कवर किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में तरह तरह की इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स इसमें देखने को मिली है। सो जितने भी पॉइंट्स इसमें थे उनको हमने डिस्कस किया। जो डाटा अभी इस बुक में अवेलेबल था उसके हिसाब से हमने ये डाटा आपको शेयर किया है। लेटेस्ट एडिशन को आप ज़रूर रेफ़र करें। लेटेस्ट जो डाटा है 2020 का या 19 का, उसके लिए आप लेटेस्ट एडिशन जिस भी बुक में डाटा छपा है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि डाटा में चेंजेस होती रहती हैं समय के साथ। मेन चीज़ जो इसमें हुई है वो था एक RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बना 2009 में। उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ये प्रोविज़न रखा गया है। हालांकि अभी इसके जो आउटकम है वो आना बाकी है, कितना ये कामयाब होता है उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस तरह की जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो एजुकेशन सेक्टर में हुई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द growth of education sector in India. So let us discuss about the problems relating to development of education in India. हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन सेक्टर को ग्रो करने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए गए, लेकिन जिस तेज़ी से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी है और जिस तेज़ी से हमारे देश में बेरोज़गारी, गरीबी
जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, उससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया जितना कि पॉपुलेशन ग्रो की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों में जो अवेयरनेस है उसकी भी कमी है, या एक जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसकी भी कमी है। सो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। पहला पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। तो इंडिया में पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा इलिटरेट रहते हैं। लगभग 36 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में इलिटरेट हैं, जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। और ये जो जनसंख्या है ये कई सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट है कि जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो भी पर्याप्त नहीं हुआ है। आज भी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिग्री ओरिएंटेड कोर्सेज करते हैं। एजुकेशन हमारी डिग्री ओरिएंटेड ही रह गई है, वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है। उसको एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाने के लिए वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को हाई डिग्री पर करना होगा, हमें उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर बायसेस। तो जेंडर बायसेस भी इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग अभी मॉडर्न आउटलुक को नहीं अडॉप्ट कर पाए हैं, जो अभी भी ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, या जिनके पास इनकम कम है, तो उस सेगमेंट में अभी भी जेंडर बायसेस हो रहे हैं। गर्ल्स को जो है हायर एजुकेशन में इनरोल नहीं किया जाता है, या उनको मोटिवेट नहीं किया जाता है हायर एजुकेशन के लिए, या उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। बॉयज़ हैं तो उनको हायर एजुकेशन में भेजेंगे लेकिन गर्ल्स को नहीं भेजेंगे। तो जो जेंडर बायसेस है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। और कुछ सेगमेंट तो ऐसा है जिसमें पॉवर्टी ज़्यादा है, या इनकम लेवल कम है, या एक तरह से नैरो माइंडेडनेस है। तो वहाँ पर तो मिडिल स्कूल के बाद ही कई बार बच्चों को स्कूल से मतलब निकाल लिया जाता है, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता बच्चियों को। तो जेंडर बायसेस जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है लो रूरल एक्सेस लेवल। हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं हैं एजुकेशन की, वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में ये सुविधाएं काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, जबकि रूरल पॉपुलेशन में जो मॉडर्न एजुकेशन है या मॉडर्न फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन है उसकी भारी कमी है। सो दिस इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ privatization. Presently, there is a growing trend towards privatization of education. बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। और प्राइवेट एजुकेशन जो है वो अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। सो गरीबों और अमीरों के बीच में जो एक खाई है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन को जो है वो गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन है उसमें बहुत तरह की कमियां हैं, कहीं स्टाफ की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं मोटिवेशन की कमी है, तो क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। लोग इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर करते हैं। तो ये भी एक समस्या है। और सोसाइटी का बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट इज
लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो सरकार की तरफ से जो खर्चा होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पर वो भी काफ़ी कम है। हर बजट में ये अनाउंस किया जाता है कि जीडीपी का 6% एटलीस्ट हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो वही 3-4% रहता है। तो उससे फिर जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आने चाहिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर वो नहीं आ पाते हैं। किसी भी देश की जो प्रोग्रेस होती है, ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट होती है, उसके लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर उसमें सुविधाएं नहीं होंगी, उसमें नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पूरे नहीं होंगे या फैकल्टीज़ ट्रेंड नहीं होंगे, तो उससे जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो ग्रो नहीं करेगा। और जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े उसमें ज़्यादातर जो समस्या फेस करनी पड़ रही है वो पुअर सेगमेंट को ही करनी पड़ रही है, क्योंकि भले ही सरकारी स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वहाँ एक क्वालिटी एजुकेशन की या क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई तरह के सुधार किए गए, उसका कुछ बेनिफिट भी हुआ, लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके लिए एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना या क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो लोगों को भी अवेयर होना होगा, उनको अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे किस तरह से वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और सरकार को भी इस दिशा में काम करना होगा। एक पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत सारी बनती हैं, लेकिन जब तक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है तब तक वो पॉलिसी कामयाब होती हुई नहीं दिखाई देती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर एंड the problems related to development of education in India. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that others can be benefited.